गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एस में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की दूसरे चैप्टर फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया के साथ। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और क्लास 10 के अपने जितने भी विद्यार्थी हैं जो आपके दोस्त सर्कल है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है बेटा। सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि सेंट्रल आइडिया लिखा क्या जाता है, सेंट्रल आइडिया होता क्या है। देखिए बेटा, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार, यानी किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही, ठीक है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री जो भी हो, उस अपनी कविता में उन्होंने क्या कहा है या उन्होंने क्या कहना चाहा है, उसकी पूरी कहानी की एक समरी लिखना ही अपने शब्दों में सेंट्रल आइडिया कहलाता है। तो ये हो गया बेटा आपकी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये आप हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, मैं एक एक वर्ड मीनिंग को बताते हुए चलूँगा। आपको जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले आइए इसके थोड़ी सी समरी शॉर्ट में देख लेते हैं, आखिर ये सेंट्रल आइडिया कहना क्या चाहता है। इस सेंट्रल आइडिया में दो बातों का जिक्र है बेटा, एक फायर का एक आइस का। क्या? एक फायर का एक आइस का। फायर की तुलना डिजायर से की गई है तथा आइस की तुलना हेट से की गई है। देखिए, फायर की तुलना किससे की गई है? डिजायर से। ठीक है, डिजायर का मतलब बेटा कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। यानी मनुष्य की इच्छा, यदि एक इच्छा उसकी पूरी होती है तो उसके साथ ही उसकी दूसरी इच्छा क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। यानी उसकी सीमाओं का उसकी यानी मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि मनुष्य किसी चीज़ को पा जाता है तो फिर वो दूसरी वस्तुओं के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यदि फॉर एग्जांपल के बेटा, यदि आपके पास आज 100 रुपये हैं तो कल आप सोचेंगे मेरे पास 1000 रुपये हो जाएं। आज फिर 1000 हो जाएंगे तो आप लाख के बारे में सोचेंगे, लाख हो जाएगा तो करोड़ के बारे में सोचेंगे, करोड़ है तो अरबों के बारे में सोचेंगे। मतलब हमेशा ऐसे ही आपकी इच्छाएं क्या होती जाएंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरा संसार आपकी इच्छाओं के द्वारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये पहले पहलू था कि कवि ने फायर की तुलना किससे की गई थी? डिजायर से। आइए अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट यानी दूसरी पॉइंट इसमें क्या है? आइस। आइस की तुलना इन्होंने किससे की है? हेट से। जिस तरह ग्लेशियरों में बर्फ क्या हुआ, अभी जमा हुआ और धीरे धीरे वो बर्फ क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि उस ग्लेशियर पानी हो जाएगा और उससे क्या होगा? पूरी संसार उस पानी से डूब जाएगी और क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और जबकि इसका वास्तविक अर्थ किससे लिया गया बेटा? घृणा से। घृणा मतलब नफरत से। यानी जब कोई व्यक्ति, यदि हम कोई हमारा व्यक्ति जिसके बारे में हमारी सोच बन चुकी है कि ये गलत व्यक्ति है, तो वो कितना ही हमारे लिए अच्छा कर दे, लेकिन हमारे लिए हमेशा वो क्या निकलेगा? उसके लिए गलत ही विचार निकलेगी। जैसे घृणा, यदि एक इसका अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो एक देश दूसरे देश या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता या उससे क्या करता है? उससे सफलता या उसकी कार्यों या खुशी को देख नहीं पाता, यानी बराबर उससे क्या करता है? उससे लड़ाई करना, उसे पीछे करना, उसे हराने के लिए लगा रहता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया जाए कि जैसे किसी पाकिस्तान जो देश है, यदि अगर आज उससे लड़ाई हो जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यदि लड़ाई हुआ तो हम अपनी पूरे जोश से उससे लड़ेंगे और उसको हरा के रहेंगे। तो ये घृणा का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि मैं उससे हमेशा से ही नफरत के फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो एक कवि का ये मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये संसार अपनी नफरतों के कारण क्या होगा? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये था बेटा इस पोएम की शॉर्ट समरी। अब आइए इसकी सेंट्रल आइडिया के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। क्या है बेटा? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस, फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड, लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है। क्या? दिस ब्यूटीफुल पोएम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है।
द पोएट हैज़ ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है, टू ब्रिंग मीन्स लाने का या बताने का, द डिफरेंस मीन्स अंतर को, बिटवीन द फायर एंड आइस, कवि ने फायर बर्फ और आग के बीच के अंतर बताने का प्रयास किया है, कवि ने बर्फ और आग के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है, विच में जो कि रिप्रेजेंट दिखाता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, दो अलग अलग तरह के लोगों को। अगर इससे पूरा मिलाकर बेटा थोड़ा अपने शब्दों में बोलें तो कवि इस कविता के माध्यम से बर्फ और आग के बीच अंतर को बताए हैं, जो संसार में दो अलग अलग तरह के लोगों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बर्फ और आग के बीच अंतर बताए हैं, जो संसार के दो अलग अलग व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है बेटा नष्ट होना, यानी कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन फ्रेश, यह संसार नष्ट हो जाएगा, बाई फायर मीन्स आग, यानी किसके द्वारा, डिजायर के द्वारा, एंड ऑल्सो बाई आइस मीन्स बर्फ के द्वारा, यानी इसका अर्थ क्या होगा, घृणा के द्वारा। यानी कवि का ये मानना है कि ये संसार बर्फ और आग से नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मूल भाव क्या होगा कि कवि का ये मानना है कि यह संसार घृणा और इच्छाओं के कारण नष्ट हो जाएगा। Thus it can freeze twice, one by fire and then ice, यदि यह संसार दोबारा से भी नष्ट होगा तो सबसे पहले ये क्या होगा, आग से, और देन उसके बाद बर्फ से नष्ट हो जाएगा। यदि ये संसार दोबारा से भी नष्ट होता है तो सबसे पहले ये क्या, फायर यानी डिजायर से, देन बाय आइस, फिर उसके बाद बर्फ यानी घृणा से नष्ट हो जाएगा। ठीक है। द पोएट मीन्स कवि, फील्स मीन्स महसूस करते हैं, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हार्टेड, घृणा का बर्फ, इज पावरफुल उतना ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना इच्छा की अग्नि। कवि यह महसूस करते हैं कि घृणा का बर्फ उतना ही शक्तिशाली है जितना इच्छाओं की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। कवि यह महसूस करते हैं कि इस संसार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए घृणा का बर्फ उतना ही शक्तिशाली है जितना इच्छाओं की अग्नि। आइए बेटा एक बार फिर से जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं, देखिए क्या है। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएट्स हैड ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस, कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से आग और बर्फ के बीच यानी घृणा और इच्छा के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है, विच रिप्रेजेंट जो दिखाता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, इस संसार के दो लोगों के बारे में। यानी कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से आग और बर्फ के बीच अंतर को बताए हैं, जो संसार के दो अलग अलग तरह के लोगों को प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन फ्रेश, नष्ट हो जाएगा, हो सकता है, बाई फायर में आग यानी इच्छाओं के द्वारा, एंड ऑल्सो बाई आइस घृणा के द्वारा। यानी कवि का ये मानना है कि यह संसार घृणा और इच्छाओं के द्वारा नष्ट हो जाएगा। दस इट कैन फ्रीज ट्वाइस वन, यदि यह दोबारा से नष्ट होता है, बाई फायर एंड देन बाई आइस, फिर यदि यह संसार दोबारा से नष्ट होता है तो पहले तो ये इच्छाओं से, फिर उसके बाद घृणा के कारण नष्ट हो जाएगा। द पोएट कवि फील्स मीन्स महसूस करते हैं, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हेटेड, घृणा के बर्फ, इज एज पावरफुल उतना ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर जितना कि इच्छा की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। इससे पूरा मिलाकर क्या बोलेंगे, कवि यह महसूस करते हैं कि इस संसार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए घृणा के बर्फ, ठीक है, उतना ही शक्तिशाली है जितना इच्छाओं की अग्नि। यहाँ बेटा हमारा ये छोटा सा सिंपल सा और प्यारा सा सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। आइए अपने चलते हैं छोटे से क्वेट्स की तरफ। जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सक्सेस, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सक्सेस, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। कहने का मतलब बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम अभी बहुत समय है
आपके बोर्ड एग्जाम के बाद। इसके पहले आपने क्या किया, कैसे पढ़ाई की, उस सारी चीज़ों को भूल जाइए। अब यहाँ से एक अगर आपने अभी भी प्रयास नहीं किया है तो अभी से लग जाइए। आपके पास बहुत सारा समय है। आप मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। और इंग्लिश से रिलेटेड आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा और मैं आपके साथ पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक लगा रहूँगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है या कोई चीज़ ना समझ में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और छोटे और इंटरेस्टिंग तरीके से सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।